Hello everyone, welcome again to Study Smart IAS PCS. Let's quickly revise the international organizations. इसके बहुत कमेंट्स आ रहे थे ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, चलो फटाफट कर लेते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप कब फॉर्म हुआ? 1944 में. इसके कितने मेंबर्स हैं? 189 मेंबर्स हैं. ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन 5 बॉडीज़ को मिला के बनता है, जिसमें से ये 2 बॉडीज हैं IBRD और IDA. ये गवर्नमेंट्स के साथ काम करती हैं. वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये दोनों बॉडी काम करती हैं. ठीक है, यानी कि IBRD मतलब रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करती है. फाइनेंसिंग मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़, जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको फाइनेंस करने का काम है IBRD का. ठीक है, और IDA क्या करती है? IDA एक ऐसी बॉडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये फाइनेंशियली लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करती है. ठीक है, जिसकी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ IDA खड़ा है, जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ IBRD खड़ा है. ठीक है, तो ये दोनों जो आपकी बॉडीज़ हैं ये वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं. और IFC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस. FRI मतलब फाइनेंस रिलेटेड है, राइट. तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, एडवाइजरी सर्विसेज देगा टू प्राइवेट सेक्टर. और MIGA जो कि मल्टीलैटरल गारंटी एसोसिएशन है, ये क्या करेगा? ये पॉलिटिकल रिस्क, इंश्योरेंस और क्रेडिट इन्हांसमेंट का काम करेंगे. तो ये दोनों जो है बॉडीज़ हैं ये प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती हैं और ऊपर वाली दोनों गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं. तो IBRD, IDA, IFC और MIGA. अब इन सब में कोई डिस्प्यूट हो गया तो क्या करोगे? या इंटरनेशनली किसी 2 कंट्रीज में कोई डिस्प्यूट हो गया इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो क्या होगा? ICSID बना हुआ है. अब इनमें इन चारों का मेंबर तो इंडिया है, बट ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है. यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन सब का मेंबर तो इंडिया है, बट इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इसका मेंबर इंडिया नहीं है. ठीक है, और ये तीनों जो एसोसिएशंस हैं ये वर्ल्ड बैंक के फाउंडिंग मेंबर हैं. ठीक है, इन ये फाउंड हुआ था वर्ल्ड बैंक, तब बने थे ये तीनों. ठीक है, और ओवरऑल जो वर्ल्ड बैंक ग्रुपिंग हटा दो, अगर ये सारे मिलकर तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना रहे हैं. अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो क्या है? IBRD और IDA को सिर्फ मिला दो तो इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं. ठीक है, और इन 5 को मिला दो तो क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप. समझ आ गया ना? वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक सेम चीज़ नहीं है. सिर्फ ये दोनों रहेंगे तो वर्ल्ड बैंक कहलाएगा, और ये 5 मिल गए तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाएगा. समझ गया ना इसको? वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए कंट्री को पहले ज़रूरी है कि वो IMF का हिस्सा बने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का. अभी आगे बताऊंगा ये क्या होता है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. इसको याद कैसे रखोगे ये सब? देखो वर्ल्ड बैंक है तो बैंक का काम क्या होगा? इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट को संभाल के रखना, इकोनॉमी आगे अच्छे से ग्रो करे, बैंक्स का ये काम होता है एक तो. ठीक है, इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट को संभालना. दूसरा, पॉवर्टी ना आने पाए, किसी को लोन वगैरह देते रहो. ये ट्रिक के लिए बता रहा हूँ सिर्फ. ठीक है, बाकी इन रिपोर्ट्स का काम अलग है. पहले तो बैंक्स क्या कोशिश करेंगे कि देश में इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी हो. दूसरे, पॉवर्टी ना आने पाए, सबको लोन वगैरह दे दो. और बैंक्स का काम होता है थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह करो. ठीक है, और बैंक्स की वजह से डेवलपमेंट होता है, लोग लोन लेते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं. ठीक है, और क्या होगा? बैंक्स का ध्यान होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो कंट्री में. ठीक है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा. ये दोनों ईज़ वाले जो हैं ये वर्ल्ड बैंक, कहीं भी ईज़ दिखे तो वर्ल्ड बैंक है. ठीक है, उसका आंसर. और लॉजिस्टिक्स पे, क्योंकि बैंक है तो थोड़ा लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना. लॉजिस्टिक्स सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? अगर सही परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा लोन कैसे चुका पाएंगे, राइट? तो बैंक्स का ये भी टेंशन रहती है. और कितना रेमिटेंस आ रहा है बाहर से वो भी बैंक्स ध्यान रखते हैं. ठीक है, तो और ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को भी एज ए कैपिटल मानते हैं बैंक. ठीक है, ह्यूमन को भी एज ए कैपिटल मानते हैं बैंक्स. तो ये सारे बैंक्स के काम होते हैं. तो बैंक्स तो आपको याद हो गया, एक बार 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, हाँ ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. बट हेल्थ कहाँ से बीच में आ रहा है? वर्ल्ड बैंक के बीच में हेल्थ कहाँ से आ रहा है? तो इसको कैसे याद रखोगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक निकालता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के लिए हेल्थ इज़ रियल वेल्थ. हेल्थ ही वेल्थ है, यानी कि जहाँ हेल्थ है तो वहाँ वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के लिए हेल्थ इज़ वेल्थ. इस तरह से वर्ल्ड बैंक की सारी रिपोर्ट्स आपको याद होंगी. अब चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इंडिया में कुछ स्कीम्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से चलती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राइट, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट, सुना होगा ना आपने, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, राइट. ये सारे ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम, ये सारे इनिशिएटिव जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से चल रहे हैं. कल आपको स्ट्राइव स्कीम बताई थी करंट अफेयर्स में. अगर वो करंट अफेयर वाला नहीं देखा मैराथन तो देख लो, रिवीजन वीडियो है. ठीक है, रेक्टिफिकेशन वाला 1 घंटे वाला, उसको देख लेना. तो वर्ल्ड बैंक का हो गया हमारा, राइट. अभी चलते हैं नेक्स्ट. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए. कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है?
वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ऑब्वियसली इजी है ना, हेल्थ रिलेटेड और न्यूट्रिशन रिलेटेड ही तो होगा। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1948 में। कितने मेंबर हैं? 194। याद रख पाना तो रख लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक के एक चीज़ याद रखना कि इसमें फंडिंग सोर्सेस क्या होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग सोर्सेस क्या क्या होते हैं। एक तो होता है इसमें एसेस्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यूपीएससी ना थोड़े से घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है इजी टॉपिक्स में से। तो एक तो होता है एसेस्ड कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी होता है। एसेस्ड कंट्रीब्यूशन तो होता है कि हर जो मेंबर हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी कितनी जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करें मेंबर स्टेट्स। और वॉलेंट्री क्या होता है? जो मेंबर स्टेट्स हैं या जो पार्टनर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने मन से जितना कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर एसेस्ड कंट्रीब्यूशन या वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन किसके फंडिंग सोर्सेज हैं ऐसे आ जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग सोर्सेज हैं। ये चीज़ याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होती है एनुअली, कहाँ पे होती है? जेनेवा में होती है, याद रखना, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको वर्ल्ड हेल्थ के बारे में याद रखनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट। अच्छा, वर्ल्ड बैंक एक चीज़ और डिक्लेयर करता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न। तो वर्ल्ड हेल्थ कई डिजीज़ को ना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर देता है। तो लास्ट 10 सालों में वर्ल्ड हेल्थ ने कौन कौन से डिजीज़ को बोला है ये चीज़ कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है? 2016 में वर्ल्ड बैंक ने जीका वायरस को बोला था कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने इबोला को बोला था, इबोला आया था कॉन्गो में, उसको बोला था। 2020 में कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि ये इंटरनेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। और 2024 में लेटेस्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ने मंकी पॉक्स को बोला है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो मंकी पॉक्स जरूर याद रखना। तो इतनी चीज़ें आपको WHO के बारे में पता होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। जैसा कि नाम से ही पता है, ये लोगों की मॉनिटरी फंड देना चाहते हैं सबको, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? पॉलिसी एडवाइस देना, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और कैपेसिटी डेवलपमेंट करना, राइट। ये क्या था? कब फॉर्म हुआ था? ये कब फॉर्म हुआ था? 1944 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस से? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी USA में, राइट। इसमें IMF का फॉर्मेशन हुआ था। कितनी कंट्रीज़ हैं? 191 कंट्रीज़ हैं, राइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है? इसमें कुछ करेंसी रिजर्व एसेट होते हैं, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। याद रखना, ये करेंसी नहीं, ये SDR एक करेंसी नहीं है अपने आप में, ये डिफरेंट करेंसीज़ का बास्केट है। SDR जो है ये अपने आप में करेंसी नहीं है, डिफरेंट करेंसीज़ का बास्केट है। इसमें कौन कौन सी करेंसीज होती है? देखो, US होगा, यूरो होगा और पाउंड होगा। ये तो पता ही, मेन कंट्रीज़ की करेंसीज हैं। US का डॉलर हो गया, यूरो हो गया और पाउंड हो गया। तो डॉलर, यूरो और पाउंड, ये तीनों तो आपको याद ही रह जाएगा। डॉलर, यूरो और पाउंड तो रहता ही है, ठीक है, हर जगह। रेन येन, दो और हैं, रेन येन मतलब चाइना जापान भी है, रेन येन, ठीक है। एक तो डॉलर, यूरो और पाउंड हो गया और रेन येन। इस तरह से पांचों करेंसी के नाम याद रखना है जो SDR बास्केट में होती हैं। SDR अपने आप में एक करेंसी नहीं है, करेंसीज का कलेक्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और क्या याद रखोगे? देखो, ये जो आपका IMF है ना, ये दो तरह के आपको फैसिलिटी देता है। एक फैसिलिटी देता है आपको स्टैंड बाई एग्रीमेंट। एक होता है क्वेश्चन आ जाए कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? स्टैंड बाई एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? तो आप बोलना IMF के फंडिंग फैसिलिटी से। ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो होता है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। और क्या होता है दूसरा तरीका होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। दूसरा तरीका है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये क्या करता है? ये मीडियम टर्म पेमेंट करते हैं। इसमें फाइनेंशियल एड दी जाती है फॉर मीडियम टर्म। पहले वाले में शॉर्ट टर्म के लिए देते थे, इसमें मीडियम टर्म के लिए फाइनेंशियल एड देता है कौन? IMF, ठीक है। तो ये कब दिया जाता है? जब किसी में स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हुई हो, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई किसी इकोनॉमी में, तब ये दिया जाता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो याद रखना, क्वेश्चन आए कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या स्टैंड बाई एग्रीमेंट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। और क्या याद रखोगे इसके बारे में? इसकी रिपोर्ट्स देखो, 3 रिपोर्ट देख लो। सबसे पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक कैसे याद रखोगे? देखो, IMF का काम क्या है? फंड देना काम है। तो हर इकोनॉमी पे अपना लुक रखता है, इकोनॉमी पे अपनी नज़र रखता है कि कौन सी इकोनॉमी को कब फंड देना है। फंड देने का जैसे ही मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि मैं सभी इकोनॉमी पे नज़र रख रहा हूँ, इकोनॉमी पे आउटलुक रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, ये तो चेक करेगा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे ताकि मुझे फंड ना देना पड़े। और जैसे ही फाइनेंस जला से डिस्टेबलाइज हो, मैं तुरंत फंड दे दूंगा। तो इसलिए
फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं इकोनॉमी, इसका ध्यान रखता है। तीसरा, फिजिकल मॉनिटरी करता रहता है कि फिजिकल डेफिसिट तो नहीं जा रही किसी की इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हो गया तो मुझे फंड देना पड़ेगा। तो तीनों जगह वो फंड देने की फिराक में बैठा हुआ है तीनों रिपोर्ट में। तो इस तरह IMF की ये रिपोर्ट्स याद कर लेना, राइट। एक चीज़ और याद रखना कि इंडिया जो है IMF का फाउंडिंग मेंबर है। जस्ट इनकेस स्टेटमेंट में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझ के रॉन्ग मत कर देना, ये सही है, राइट। देखो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लो। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो ध्यान रखना कि ये UN की बॉडी नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड को बताता है, कैसे ट्रेड होना चाहिए ग्लोबली। कौन से एग्रीमेंट से बना था? माराकेश एग्रीमेंट से बना था, ठीक है। माराकेश एग्रीमेंट के थ्रू ये बना था, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना। कब हुआ था ये एग्रीमेंट? 1994 में, ठीक है। और WTO कब बना? 1995 में, राइट। ये चीज़ें याद रखना। और क्या याद रखोगे इसके बारे में? कुछ WTO के कुछ ग्रुपिंग्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत लेसर नोन ग्रुपिंग्स हैं ये। तो UPSC ये पूछ सकता है कि फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन इज रिलेटेड टू, कायंस ग्रुप इज रिलेटेड टू, ठीक है, कॉटन 4 इज रिलेटेड टू। तो ये सब WTO के डिफरेंट ग्रुपिंग्स, वैसे तो और भी ग्रुपिंग्स हैं बट हमें लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ही दे दिया। कायंस ग्रुप ये कुछ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशन का ग्रुप है, इतना याद रखना बस, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड का लिबरलाइजेशन चाहते हैं। कायंस ग्रुप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ का ग्रुप है। कैसे याद रखोगे? कॉर्न क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना। तो ये जो कंट्रीज़ है अपना कॉर्न एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, तो कॉर्न्स ग्रुप WTO का ग्रुपिंग है, राइट। फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन, ये कुछ फ्रेंड हैं जो बहुत एम्बिशियस है, जो चाहते हैं कि टैरिफ रिडक्शन हो जाए हर चीज़ में। एटलीस्ट जो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस है वो तो इनको मिल ही जाए, मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनमें तो टैरिफ रिड्यूस कर ही दो, ठीक है। तो ये लोग टैरिफ रिडक्शन के पीछे पगलाए रहते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन इतना एम्बिशियस है, इनको लगा WTO इनके लिए टैरिफ रिडक्शन कर देगा, इस तरह से इसको याद रखना। G33 क्या है? G33 ये फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर। ये लोग क्या करती हैं? कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए WTO को प्रेशराइज करती हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए। तो G33 को याद रखना, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है टू प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स, इतना याद रखना। कॉटन 4 क्या है? कॉटन 4 वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। कॉटन 4 क्या है? वेस्ट अफ्रीकन की कंट्रीज़ हैं जो कि चाहती हैं कॉटन सब्सिडीज़ में कट किया जाए, टैरिफ वगैरह में, ठीक है, कॉटन सब्सिडीज़ में कम कट किया जाए और टैरिफ रिड्यूस किया जाए। तो ये चीज़ें चाहती हैं कॉटन 4 कंट्रीज़। कहाँ की हैं? वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का ग्रुप है ये। तो ये चारों ग्रुप तो ज़रूर याद रखना WTO के बारे में। WTO का एक पीस क्लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि जो सब्सिडी की लिमिट WTO ने डिसाइड की है उसको एक्सीड कर सकती हैं ऑन फूड क्रॉप्स, खाली फूड क्रॉप्स पे ही अंडर सर्टन कंडीशन। तो पीस क्लॉज ये होता है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इन्वोक इट इन 2018। पहली बार पीस क्लॉज को किसी कंट्री ने इन्वोक किया तो वो इंडिया है, राइट। और याद रखना बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं WTO में, जैसे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है, और ट्रिप्स है। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ठीक है, ट्रिप्स भी WTO का ही एग्रीमेंट है। और ट्रिम्स भी WTO का ही है। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये सारे एग्रीमेंट किसके हैं? WTO के ही हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अगर आ जाए क्वेश्चन में ट्रिम्स ये सब किससे रिलेटेड है? WTO से रिलेटेड है, समझ गया ना। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको बस ऐसे ही समझ लो इन चीज़ों को। WTO की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये भी आ सकता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है? तो WTO से रिलेटेड है। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, क्या है? डिसीजंस लेती है, राइट। ये चीज़ें याद रखना। लास्ट जो ये इसकी मीटिंग हुई थी अबू धाबी में हुई थी 2024 में, अबू धाबी में, ठीक है, 2024 में इसकी मीटिंग हुई थी। और हर 2 साल पे ये मिलते हैं। ये भी आ सकता है कितने साल में मिलते हैं WTO की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस? एवरी 2 ईयर्स इनकी मीटिंग होती है। इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखना, ठीक है। WTO में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, DSB है, जो 1995 में फॉर्म हुई थी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, राइट। ये याद रखना बस, इतनी चीज़ें याद रखोगे काफ़ी है WTO के बारे में। और इनके 3 रिपोर्ट याद रखना, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके में तीनों में ट्रेड आता है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ये तीनों रिपोर्ट तो एटलीस्ट याद रखना। देखो रिपोर्ट उतनी ही याद रखना जितनी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ट्रिक्स से बता रहा हूँ। इसके बियॉन्ड याद करोगे ट्रिक्स बनेंगी नहीं तो आप भूल जाओ, कन्फ्यूज होगे। एटलीस्ट इतनी याद रखो ताकि एग्जाम में इतनी आ जाए तो सही कर लो, ठीक है। इतनी को रट्टा मार लेना, 2-3 बार ये वीडियो देख लेना। अब आगे तो बहुत ईजी हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये 1974 में बनी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किसके अंडर में काम करता है? OECD के अंदर में, ठीक है। OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है ना, उसके अंडर में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी काम करती है, राइट। कैसे याद रखोगे इसकी रिपोर्ट्स? इसकी सारी रिपोर्ट में एनर्जी आता है लास्ट में। एनर्जी टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस,
एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, एनर्जी आउटलुक, एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट। इस तरह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की आपकी सारी चीज़ें याद रह जाएंगी आपको, राइट। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये पेरिस में है, याद रख, थोड़ा डिफरेंस है ना, तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह याद रख लेना है। इसके पेरिस में है और कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इतनी इतनी चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये तो नाम से पता लग रहा है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड, पीसफुल यूज़ के लिए कोऑपरेट करना है न्यूक्लियर फील्ड में। ये किसको रिपोर्ट करती है? UNGO को भी रिपोर्ट करती है और UNSC को भी रिपोर्ट करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करती है IAEA की। क्या रिपोर्ट है इसकी? ऑब्वियसली न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है इनकी, ठीक। कब फॉर्म हुआ था ये? 1957 में। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें याद रखना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में, वियना में ऑस्ट्रिया में। वियना में ऑस्ट्रिया में जो UN का ऑफिस है ना, वही इसका हेडक्वार्टर है, राइट। इतनी चीज़ें याद रखना। 180 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, ठीक है। तो IAEA के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए। अब नाटो क्या है? ये तो सबको पता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। मिलिट्री अलायंस है। कैसे बना है? वॉशिंगटन ट्रीटी से बना है 1949 में। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और मिलिट्री हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड बात अगर नाटो की होगी तो ब्रुसेल्स में होगी, बेल्जियम में। लेकिन अगर मिलिट्री रिलेटेड बातें करनी है तो मॉन्स जाइए या बेल्जियम में, ठीक है। मेंबरशिप इसकी ओपन है सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। और इसमें जो न्यूएस्ट मेंबर ऐड हुआ है, स्वीडन ऐड हुआ है, ठीक है। अभी टोटल 32 कंट्रीज़ हैं इसमें, नॉर्दर्न अमेरिका प्लस यूरोप, ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखोगे? नाटो +5, नाटो +5 मतलब +5 कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, मतलब नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ऐड किया गया है, राइट। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया नाटो +5 बनाते हैं मिलके। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये याद रखना पहली बात तो। और किसने इसको बनाया था? क्लॉस SHWAB, क्लॉस शॉब ने बनवाया था, क्लॉस शॉब ने, ठीक है। किसने बनाया था? फिर से लिख लेना होगा, अगर एग्जाम में जब मान लो पूछ ही लिया उसने, क्लॉस श्वाब, ठीक है। ये एक जर्मन इंजीनियर थे जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फाउंडेशन रखी थी, जर्मन इंजीनियर थे ये, ठीक है, क्लॉस श्वाब। तो इसको पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम बोला जाता था, बाद में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बन गया, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है, बस इतना याद रखना। कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 1971 में। तो इसकी रिपोर्ट्स कैसे याद रखोगे? ये थोड़ी ट्रिक देख लो इसकी। अगर आप फॉरेन रिच हो गए, इकोनॉमिक फोरम का मतलब क्या हुआ? फॉरेन आपके पास इकोनॉमी आ गई, फॉरेन आप रिच हो गए। फॉरेन रिच हो गए, सबसे पहले आप टूर करने निकल जाओगे, ट्रिप पे ट्रैवल करोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी भाषा से ही लगेगा कि आप में दम आ गया, आपकी लैंग्वेज में ही पावर आ जाएगा, तो वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, ठीक है। आप हमेशा बहुत इंक्लूसिव लगोगे, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश भी करोगे, भाई अब मैं अमीर हूँ, मैं थोड़ा इंक्लूसिव बन जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा हम्बल बनने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपकी एनर्जी में एक ट्रांजिशन सा दिखेगा। कल तक तो आप थोड़े डल रहते थे, आज अचानक आप बहुत तेज़ी से घूमने लगोगे हर जगह, तो एनर्जी में ट्रांजिशन क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन रिच हो गए, फॉरेन अमीर हो गए, फॉरेन इकोनॉमी बूस्ट हो गई आपकी, ठीक है। और आपके जेब का फ्यूचर जो है वो अब उसकी टेंशन आपको नहीं है, आपकी जेब में इनफ कैपिटल आ गई है, ठीक है, इनफ कैपिटल आ गई है आपकी जेब में। पूरी IT इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन वगैरह सब आपकी जेब में आ गया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ें, आप जो है ट्रेड वगैरह इनेबल कर सकते हो इजीली, आप आर्किटेक्चर बना सकते हो, एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, आप अपना ट्रेड बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड आर्किटेक्चर बना सकते हो। और आप अब क्योंकि अब आप अमीर हो गए तो जेंडर में ज़्यादा भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। और आप किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आप अपना कुछ जुगाड़ कर सकते हो, तो आपको अपनी जेब के फ्यूचर की टेंशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। IT सेक्टर में जॉब कर सकते हो, कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ट्रेड इनेबल कर सकते हो, आर्किटेक्चर बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हो, कैसा भी रिस्क ले सकते हो आप, क्योंकि आप अब जो है जेंडर गैप में बिलीव नहीं करते हो और आपकी जेब में बहुत पैसा आ गया। तो इस कुछ ऐसे ट्रिक्स बना के इनकी रिपोर्ट्स को एक बार देख लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पूछी जाती है। ब्रिक्स तो आप लोगों को पता ही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, प्लस ICU मतलब ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE। अभी रिसेंटली इसमें इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया, तो 11 कंट्रीज़ हैं टोटल ब्रिक्स में, इतना याद रखना। लास्ट में एक FAO और देख लो। FAO क्या है? UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, याद रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। ये क्यों बनाई गई है? इंटरनेशनल एफर्ट टू डेवलप हंगर,
टू डिफीट हंगर, सॉरी डेवलप क्यों करेगा हंगर, डिफीट करेगा हंगर को, है ना, इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ये काम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब दुनिया से भुखमरी को मिटाना है और सबको न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इनका जो फॉर्मेशन है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, इससे हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ये एक तरह की मेन गवर्निंग बॉडी है FAO की, ठीक है। कब फॉर्म हुई थी ये? 1951 में। एक तरह की मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो ग्लोबल प्लांट हेल्थ और फूड सिक्योरिटी की बात करती है। अच्छा, इसकी रिपोर्ट क्या होगी FAO की? देखो, फूड, एग्रीकल्चर और प्लांट, इन सब की बातें कर रहे हैं। तो पहले में फिशरीज़ आ गया, फिशरी फूड खाते हो, फॉरेस्ट बचाओ, ठीक है, फॉरेस्ट प्लांट बच गया, और क्या है, फूड सिक्योरिटी, फूड की बात आ गई, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात आ गई, ठीक है, फूड की बात, एग्रीकल्चर की बात आ गई, एग्रीकल्चर की बात आ गई। ये सारी रिपोर्ट्स ऐसे ही देख लेना आप, ठीक है, FAO की होगी, जिसमें एग्रीकल्चर आ गया, फूड आ गया, फिशरी आ गई, और पीछे कहीं पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं ना, तो मतलब FAO की रिपोर्ट है ये। कितना भी लंबा नाम दे, एग्जाम में डरना मत, सोफिया, सोफो, सोफी, सोफा, सोको देख के डर मत जाना, ये सब क्या है। ये सब बात हो रही है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। FAO एक फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है जो कि मेजर करता है मंथली फ्लक्चुएशन इन इंटरनेशनल फूड प्राइसेस में, क्या क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं प्राइसेस में। उसमें कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं उस फूड प्राइस इंडेक्स में? सीरियल्स, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड शुगर, ये पांचों चीज़ें होती हैं, याद रखना, जो बेसिक खाने पीने वाली चीज़ें हैं ये सारी रहती हैं इसमें। इसी के साथ आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक कवर हो गया। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ से आएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आएगा। तो प्लेसेस इन न्यूज़ वाला वीडियो देख लो, मेरा रट्टाफिकेशन वाली प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, रट्टाफिकेशन प्लेलिस्ट में प्लेसेस इन न्यूज़ पूरा ट्रिक के साथ याद करवा दिया, वो देख लेना। प्लस करंट अफेयर्स वाला देख लेना, थोड़ा बहुत IR वहाँ से कवर हो जाएगा, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवा ही दिया, लो हो गया IR, ठीक है, इतना सा था। इसके अलावा बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं IR में, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, या तो करंट अफेयर से आएंगे, या ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे, या प्लेसेस इन न्यूज़ से आएंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर